मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है बिखरा विपक्ष। जी हाँ, बिखरा बिखरा है विपक्ष और कैसे करेगा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, यह है सबसे बड़ा सवाल। विपक्ष कैसे बिखरा है, हम जरा इसकी आपको झलकी दिखा देते हैं, सुना देते हैं, बता देते हैं। दरअसल बड़ा फैक्टर है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी सपा के साथ में गठबंधन करके लड़ रहे हैं। 2019 में उनका गठबंधन था समाजवादी पार्टी से। लगातार दोनों लोग दावे और बात कि हम लोग गठबंधन में साथ में चुनाव लड़ेंगे। मार्च महीने में दोनों ने गठबंधन का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद ना तो दोनों की मुलाकात हुई और ना दोनों की कोई आगे रणनीति बनी। और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात जयंत चौधरी से हुई। आजकल लोगों की मुलाकात एयरपोर्ट पर या हवाई जहाज में बहुत हो रही है। कभी अखिलेश के साथ प्रियंका की हवाई जहाज में मुलाकात हो जाती है, कभी जयंत चौधरी की प्रियंका से मुलाकात हो जाती है और दोनों लोग अपने प्राइवेट जेट से, यानी कि प्रियंका के प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंच जाते हैं। 2 घंटे तक मुलाकात का ये सिलसिला जारी रखता है। काफी बात होती है और ये भी कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं कि हो सकता है जयंत चौधरी का, यानी कि आरएलडी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। अब पेज कहां फंसा है? पेज यहां फंसा हुआ है कि जयंत चौधरी ने रविवार को लखनऊ में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी का कोई आदमी था ही नहीं। जब दो पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो उसमें दोनों का वैचारिक रूप से एक होना भी जरूरी होता है, लेकिन खैर दोनों लोग इसमें नहीं आए। और जयंत चौधरी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना एजेंडा लागू किया है और हम लोग दोनों लोग एक साथ हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि खबर हमारे पास ये है कि जयंत चौधरी 50 सीट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपको 50 सीट कैसे दे सकते हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं मेरे पास 13 जिलों में जाट और मुस्लिम का बड़ा गठबंधन है, हमारे पास में हमारा संगठन है, 13 जिले हमारे पास में है, ऐसे में 50 सीटें हमको चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 13 जिले आपके पास हैं, तो पिछले 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे, आप भी चुनाव हार गए थे और पूरा एक आपको विधायक मिला था, वो भी भाजपा में शामिल हो गया है। तो ये बीच में अभी चल रहा सीटों के बंटवारों को लेकर के दोनों में रस्साकसी चल रही है और दोनों लोग ही अपनी अपनी मांग पर अड़े हैं। कैसे होगा ये समझौता, ये अभी उस पर तय नहीं हो पाया। खैर, इस बीच कांग्रेस में प्रियंका से जो मुलाकात होती है उसको लेकर के नए कयास शुरू हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है बिखरे विपक्ष की कहानी। तो क्या बिखरा विपक्ष से लड़ पाएगा भारतीय जनता पार्टी? मजबूत और इतनी विश्व की विशाल पार्टी से कैसे विपक्ष बिखरा हुआ लड़ेगा, ये अपने अपने सवाल है और इसी सवाल को तलाशने, इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी, ये समझाएगी कि दरअसल विपक्ष कैसे बिखरा बिखरा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। साथ ही राजनीतिक गठजोड़ और सियासी समीकरण भी सेट किए जाने लगे हैं। आए दिन तमाम नेता और उनके समर्थक अपने नफे नुकसान को देखते हुए बदलते नजर आ रहे हैं। राज्य के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। पूरे विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, फिर भी विपक्ष की एकता ताकतवर है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश भी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही विपक्ष से ही दो हाथ कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिखरा विपक्ष कैसे करेगा ताकतवर भाजपा से मुकाबला। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने 2007 के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके ऊपर विपक्षी भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रहा है। अखिलेश का एक बयान आने के बाद मायावती कह रही हैं कि ये भाजपा और सपा की जुगलबंदी है। बसपा सुप्रीमो आरोप लगा रही हैं कि दोनों के बीच मैच फिक्स है। अखिलेश छोटे छोटे दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनकी पींगे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जाट मुस्लिम गठबंधन के मजबूत होने के चलते आरएलडी को लगता है कि उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई है, इसलिए सपा के साथ अब वो मोल भाव पर उतर आई है। सूत्रों की माने तो जयंत अखिलेश से 50 सीट मांग रहे हैं, जबकि अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच जयंत की प्रियंका के साथ मुलाकात ने कुछ और संदेश देने शुरू कर दिए हैं।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या जयंत कांग्रेस का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे। हालांकि सपा और आरएलडी का गठबंधन लगभग तय है, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने के कारण भ्रम पैदा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रियंका और जयंत की मुलाकात के बाद यूपी में गठबंधन का समीकरण बदलेगा। सवाल ये भी है कि बिखरा विपक्ष ताकतवर भाजपा का मुकाबला कैसे करेगा। जी हाँ, कैसे बनेगी विपक्ष की एकता, और अगर नहीं बनती है और तार तार रहती है विपक्ष की एकता, तो कैसे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपने आप में सवाल है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल झा साहब हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। अमृता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। और रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आरएलडी के प्रदेश महासचिव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दो खास मेहमान, बहुत खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। बीडी नकवी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व जज भी रहे हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मोहित अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस बहस में। और सीधा रुक करेंगे रजनीकांत मिश्रा जी का। रजनीकांत मिश्रा जी, किधर जाएंगे जयंत चौधरी, समझ नहीं आ रहा है। कह रहे 50 समाजवादी पार्टी से कह रहे 50 सीटें चाहिए, क्या वाकई ये बात सही है? और अभी तक क्यों नहीं सीटों पर तालमेल तय हो पाया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, हम तो 403 सीटों पर और सीटों पे के तालमेल की जो बात आप कर रहे हैं, सीटों की तालमेल की बातचीत हो रही है। जिसकी जहां पोजीशन अच्छी होगी वो चुनाव लड़ेगा। आपके लिए बता दूं कि हम 400 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक आप प्रियंका से मुलाकात की बात कर रहे हैं, अब चौधरी की मुलाकात है, ये संयोग है। हम लोग भी जयंत चौधरी जी को रविवार को छोड़ने गए थे स्टेशन पे, वीआईपी लॉन्च में मुलाकात हो जाती है। वहां मुलाकात होने के बाद मैं बता दूं कि कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन राजस्थान में है, मेरे मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेरा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होने के जा रहा है, उसमें मेरा कांग्रेस से कोई नहीं है। और इसको ये कयास लगाए जा रहे हैं एकदम निराधार है, जिसको मीडिया के या जिस भी तरह से सोशल मीडिया पे जैसे भी ये चल रही है। चुनावी समीकरण और गठबंधन के बारे में कांग्रेस से मेरी कोई बातचीत नहीं चल रही है, मेरी बातचीत समाजवादी पार्टी से है। और फिर मेरा कहना है कि हम समाजवादी पार्टी, मेरा गठबंधन 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। सीटों का फैसला जल्दी आपके सामने आ जाएगा। हमारी बात करीब करीब हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। एक सेंटेंस में यह भी बता दीजिए जिससे कि आगे की चर्चा अच्छी तरह से हो सके। नहीं, ये बातें आपके सामने चंद दिनों में आ जाएगी। इस पे दोनों नेताओं की बातचीत हो रही है और सकारात्मक बात हो रही है। ये बातें अभी बताने की नहीं है, ये बातें जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। जी जी, मार्च में गठबंधन तय हुआ था और अभी तक सीटें नहीं तय हो पाई हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अरे हमें देखना है ना कि सवाल आपसे है मेरा कि आप, ठीक है रजनीकांत जी, आऊंगा आपके पास में। अनिल झा साहब, सवाल यह है कि आखिर सीटों का बंटवारा कब होगा? वो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण बदले हैं, जिस तरह से जयंत चौधरी मजबूत हुए हैं 13 जिलों में, जाट और अल्पसंख्यकों का गठबंधन मजबूत हुआ है, उससे तो उनकी स्थिति मजबूत हुई है और वो 50 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, जो हमारे पास सूत्र खबर बता रहे हैं। जी प्रदीप जी, बिल्कुल आपके पास अगर खबर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके सूत्र जो है वो ताल्लुक रखता होगा जो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, जयंत जी से और उनकी जो पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, दोनों अच्छे लीडर हैं, दोनों के जनाधार इस प्रदेश और देश के जनता के बीच में है। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, जाहिर सी बात है कि चौधरी अजीत सिंह
स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपना जनाधार है। और अखिलेश जी का भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा जनाधार है, खास करके जो हम यूथ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। किसी नेता से मुलाकात होना, अब आपने देखा होगा कि फ्लाइट के अंदर अखिलेश जी की और प्रियंका जी की मुलाकात आमने सामने होती है, तो वो भी एक खबर बन जाता है। और उसी तरह से एयरपोर्ट पे बैठक होती है दोनों नेताओं की, प्रियंका गांधी की और जयंत चौधरी की, तो एक खबर आती है। हो सकता है कहीं ना कहीं उस खबर में सच्चाई हो, बट एज ए पार्टी कार्यकर्ता मैं ये, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या जयंत जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल के नहीं कहते हैं कि नहीं मेरा समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं रहा या नहीं है, तब तक हम लोग ऐसे नहीं मान सकते। हम लोगों का ये मानना है कि जयंत जी हम लोगों के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, वो भी 100% अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। जहां तक सीट का सवाल है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। अगर वो 50 सीट मांग रहे होंगे तो अखिलेश जी भी परिपक्व है, नेता हैं, उनको भी पता है कि कितनी सीट पे आरएलडी जीतेगी, कितना सीट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। और वही चीज जयंत जी भी देखेंगे। जो स्थिति है इस समय प्रदेश में, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता ये नहीं चाहेगा कि हम ईगो में लाके अपनी उस सीट को हार जाएं या हरवा दें और भारतीय जनता पार्टी जीतें। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, हम लोगों को अभी और इंतजार करना चाहिए और कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएंगी। अभी देखते रहिए, बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है मोहित साहब, आप राजस्थान में आपके साथ आरएलडी है, कह रहे हैं कि हमारे मंत्री भी हैं वहां पर, आप दोनों वहां मिलकर के चुनाव भी लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या ये महज संयोग था कि प्रियंका के साथ मुलाकात होती है, जयंत जी उनके साथ में प्राइवेट जेट में उनके प्रियंका के दिल्ली चले जाते हैं, 2 घंटे की मीटिंग होती है, या सिर्फ एक महज है या इत्तेफाक है क्या ये? देखिए, यूं तो सफर करने में ट्रेन में, हवाई जहाज पर मुलाकात होती है। जो आप लोग भी जब यात्रा करते हैं तो किसी न किसी से मुलाकात हो जाती है, वीआईपी से। तो जब दो हैं, प्रियंका जी थी और जयंत चौधरी थे, और हवाई जहाज पे मुलाकात हुई, और तो वो तो ये माना जाएगा कि सफ़र की मुलाकात है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन तो हाईकमान तय करेगा कि कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा कि गठबंधन किससे हो, कहाँ हो, कितना हो, कैसे हो, किस दल से हो। ये तो गठबंधन की बात हम लोगों से अभी हम लोगों को न कहनी चाहिए और न हम लोगों को कोई सोचना चाहिए। रही बात जयंत चौधरी जी की, जयंत चौधरी जी से अगर कांग्रेस की मुलाकात हुई है तो ऐसा नहीं है कि भाजपा को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। भाजपा का तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं। वोटर तो अंधा हुआ है कम्युनल कैप्सूल की वजह से। जो कैप्सूल खिलाई है भाजपा के अमित शाह ने या प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटे हुए हैं, इसलिए इनका वोट है। और मैं तो आज खुल के कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल सोच मुसलमानों की इस प्रकार की है कि भाजपा को अपने सर पर लादने के लिए तैयार है। अच्छा, ये मैं जानता हूं कि अगर मुसलमान जिस तरह से सपा की तरफ सोच रहा है, अगर उसी तरह से कांग्रेस के लिए सोचना शुरू कर दे तो कहीं जमीन नहीं खोजे मिलेगी भाजपा को, भाजपा हार जाएगी। ठीक। और सपा भाजपा को नहीं हरा पाएगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि अपर क्लास कांग्रेस को वोट करना चाहता है, मगर सपा और बसपा को अपर क्लास वोट नहीं करना चाहता। अपर क्लास जिधर रहता है वो बैकवर्ड को भी, दलित को भी कुछ न कुछ खींच लेता है। मतलब तो आप सब कुछ चल रहा है कम्युनल कार्ड पर। मतलब आप यहाँ से बैठ के प्रचार कर रहे हैं कि अपर कास्ट हमारे साथ में है और मुस्लिम भी कांग्रेस में आ जाए। अगर कांग्रेस में आ जाती है तो भाजपा ध्वस्त। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। अमृता कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, विपक्ष बिखरा बिखरा है, तिनके तिनके बिखरा हुआ है, तो आपका मुकाबला कैसे करेगा? प्रदीप जी, अभी मैंने सबकी बातें सुनी हैं
भारत की राजनीति में गठबंधन कोई नई चीज नहीं है। आप भी जानते हैं, हर बार किसी ना किसी के साथ सबके गठबंधन होते हैं। ये नहीं करते थे। रही बात सपा की, तो सपा ने 2017 में गठबंधन किया, दो युवराज एक साथ आए, उसका जो हर्ष हुआ वो सबने देखा। उसके बाद में इन्होंने 2019 में लोकसभा में गठबंधन किया, बुआ भतीजे साथ में आए, उसका भी हश्र जो हुआ वो सबको पता है। ये इन्होंने अपनी जो परंपरागत सीट थी कन्नौज और बदायूं, वो तक हार ली थी। इनके दो दिग्गज नेता उसमें उसकी भेंट चढ़ गए उस चुनाव के, आप ये कह सकते हैं। रही बात 2022 की, 2022 में अब बात आ गई है आरएलडी की। आरएलडी इस समय अपने आप को मजबूत किसान आंदोलन की वजह से समझ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि किसान आंदोलन चल रहा है तो जाट वोट उन्हीं को मिलेगा। ये उनका भ्रम भी हो सकता है जो हम कहते हैं, और बाकी आने वाला चुनाव बताएगा। अखिलेश जी के साथ में मार्च से बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पा रहा कि कितनी सीट किसको मिलेगी। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा, और ये ऐसा नहीं है कि अभी एयरपोर्ट पे ही मिले हैं, उन्हीं में इनकी बातें हुई हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी जयंत जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो निरंतर उनके संपर्क में है, निरंतर उनकी बातें चल रही है, और इसमें कोई बड़ा अचंभे वाली बात नहीं होगी अगर आरएलडी कांग्रेस के साथ चली जाती है। तो इसमें हमें कोई अचंभा नहीं होगा, इसमें अचंभा होगा तो सपा को होगा। रही बात जहाँ तक इनकी जो यही तो मैं कह रहा था जी, तोल मोल जो चल रहा है इन लोगों का कि कहाँ से कांग्रेस से ज्यादा मिल जाती हैं या सपा से ज्यादा मिल जाती हैं सीटें, इस तरह के जो तोल मोल जहाँ चलता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि राजनीति गठबंधन कितना कामयाब होगा ये सोचने वाली बात होती है। अभी दोनों पलड़े इनके सामने हैं। एक तरफ बिल्कुल ठीक है अमृता कौर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बात मैं कह रहा था उस बात को आपने एक कदम और आगे बढ़ाया। जयंत की प्रियंका से मुलाकात यूं ही नहीं हुई है और दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, ये इस बात को आप आगे बढ़ाया। आप बने रहिए हमारे साथ में। बीडी नकवी साहब का रुख करेंगे। बीडी नकवी साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जज भी रहे हैं, तमाम फैसले भी दिए हैं, आपने तमाम लोगों को सुना। क्या लगता है कि ये एक बैलेंस का खेल चल रहा है और जयंत चौधरी देख रहे हैं कि पलड़ा किधर भारी रहेगा उधर ही जाएंगे? देखिए, अभी जो बात हुई हमारे मुनीर साहब ने कहा और हमारी बहन बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, इन सब बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है जी। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें पूरे सोशल सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिनेरियो को, तो मैं समाज को कास्ट पार्टीज की नजर से देखता हूँ। हमारे यहाँ जो समाज में ग्रुप्स है, एक अम्बेडकराइट है, 14-15% हमारे अम्बेडकराइट है जो भीमराव अम्बेडकर को अपना आइकन मानते हैं। एक वो वोटर है, उसको अपनी फिलॉसफी से वोट देना है जिसके बेसिस पे बीएसपी पॉलिटिक्स करती है। एक हमारा हाई कास्ट वोटर है, एक जो एक हिंदुत्व का एक वोटर है, वो भी एक रियलिटी है, 15-20% वो भी है। इसके अलावा हमारे कुछ लेफ्टिस्ट हैं। इसके अलावा जो चंक आ जाता है मेरी नज़र में, एक मुस्लिम वोटर भी है 18-19%, एक आप समझिए कि उसका भी एक साइकी है कि भाई हमें किस तरह से वोट करना है। लेकिन इसके अंदर जो खास बात यह है, वो जो नान यादव ओबीसी है, मेरी नज़र उन पर है। बीजेपी ने जिनको ऑर्गेनाइज करके ये इलेक्शन यूपी का जो 300 के पार जीता है, उन्होंने नान यादव ओबीसी और नान जाटव दलित को इकट्ठा करके ये बताया कि देखो हम तुम्हारे चैंपियन हो सकते हैं। नहीं, वो ठीक है। ये जो चीज है वो लोग जिसको वोट देंगे, और जो जहाँ गठबंधन की बात है, नहीं गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, गठबंधन। अब मैं आता हूँ गठबंधन। देखिए, गठबंधन इन्हीं सब चीजों पर, बीएसपी समाजवादी का गठबंधन हुआ, हार हुई। कांग्रेस और सपा का हुआ 2017 में, वहां भी हार हुई। वोटर नहीं मिलता है आपस में। वोटर जो है ना, वो अपने हिसाब से चलता है, वो पसंद नहीं करता कि साहब आप फला से गठबंधन कर लें तो हमारा हम आपको तो वोट देंगे लेकिन आप किसी तरफ चले जाएं। ये एक खिचड़ी है, ये एक अजीब सी चीज है जिसको समझना होगा। मैं ये समझता हूँ कि गठबंधन समाजवादी का अब तक का ये कहा जा रहा है कि हमारा आरएलडी से है। मिस्टर अखिलेश यादव ने भी अभी आज ही स्टेटमेंट दिया है कि हमारा गठबंधन फाइनल है, और अभी प्रवक्ता भी ये कहते हैं। लेकिन हाँ, एक मुलाकात से कुछ कयासाराइयाँ होती हैं। इधर प्रियंका गांधी भी एक 2 रैली जो है बनारस की और गोरखपुर की, बहुत ही एक बहुत पुल था उसके अंदर, और बहुत पब्लिक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, न्यू फेस है।
और लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है उनके पास, तो उनको तो किसी भी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आरएलडी हो या कोई और पार्टी, छोटी पार्टी हो, वो चाहेंगी ज्यादा चंक ऑफ सीट दे दें, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने कुछ नहीं है, इसलिए वो तो हर हालत में विनर है। अब कोशिश क्या होगी, मुझे नहीं लगता कि सपा इस पर मैं थोड़ा आपका राजनीतिक नजरिया समझूंगा, लेकिन आऊंगा आपके पास में। रजनीकांत जी का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत मिश्रा जी, जो बात मैं कह रहा था, अमृता कुमार जी ने उसको ही आगे बढ़ाया। आजकल ज्यादातर लोगों की मुलाकात टर्मिनल पर हो रही है या हवाई जहाज में हो रही है। जयंत चौधरी यहाँ लखनऊ से जाते हैं, प्रियंका गांधी गोरखपुर से आती हैं, दोनों की मुलाकात लखनऊ एयरपोर्ट पर होती है। प्रियंका उनको ऑफर करती है कि हमारे पास में जेट, हमारा प्राइवेट जेट है, उसमें आइए। दोनों लोग एक ही जेट से दिल्ली चले जाते हैं, 2 घंटे की मीटिंग होती है। ये इत्तेफाक है या जो राजस्थान में आप लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, हुड्डा भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है क्या दोनों के बीच में? अपनी ऑडियो खोल लीजिए रजनीकांत जी। रजनीकांत जी की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि रजनीकांत जी ने अपना ऑडियो बंद कर रखा है और हम रजनीकांत जी की आवाज नहीं आ रही। अनिल जी के हेलो जी अपनी बात, अनिल जी अपनी बात रख सकते हैं आप, रजनीकांत जी अपनी बात रख सकते हैं। तो ये संजोग था, प्रियंका जी और राहुल गांधी, अरे सॉरी, हमारे नेता जयंत चौधरी लॉन्चिंग करके हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने ही गए। ये संजोग की मुलाकात है, इसमें कहीं कोई दीपेंद्र हुड्डा जी से तो मुलाकात 12 तारीख को मेरी लखीमपुर में हुई थी, मेरे नेता की। प्रियंका जी से हुई थी, अरदास का कार्यक्रम था लखीमपुर खीरी में, जहां पे किसानों का कार्यक्रम चल रहा था। तो मुलाकातें और इसको कयास लगा लेना, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि ये राजनीतिक वो चल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी आप लोग मत पाल लें। हमारी बात समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के आपने साथ इसको साफ कर दिया कि मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये मेल मिलाप का दौर है, भाईचारे का दौर है, नहीं, ये तो भाई बहन का दौर है, प्यार की बातें हो रही है, मान लिया आपकी बात। अब जरा ये बता दीजिए रजनीकांत जी, अब जरा ये मुझे बता दीजिए, जल्दी से ब्रेक पर जाना, जल्दी से ये बता दीजिए कितनी सीटें मांग रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आप तो 13 जिलों में बहुत मजबूत ताकतवर बनकर उभरे हैं। ये बात करना बहुत जल्दीबाजी है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा गठबंधन 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, किसकी पोजीशन कहां अच्छी है हम उस सीटों पे बात, 400 सीटें तो आपको दे नहीं देंगे अखिलेश जी। सकारात्मक बातें चल रही हैं, दोनों नेताओं के बीच में सकारात्मक बातें चल रही हैं। हवा में बात मत करिए रजनीकांत जी, 400 सीटों पर आपका गठबंधन चल रहा है, तो क्या आप बिना, क्या आप अपनी पार्टी का मर्जर कर देंगे क्या समाजवादी पार्टी में? हमने आप समझे नहीं, मैंने कहा मेरे गठबंधन का, जिनसे मेरा गठबंधन है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अभी राजल्डी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अरे गठबंधन करेंगे तो सीटें तो कुछ मांगेंगे सरकार, बीच में कुछ सीटें मांगेंगे ना, 20, 25, 30, 50। खबर ये कि 50 सीट मांग रहे हैं आप, अभी मेरा और अखिलेश जी 25 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। नहीं, आप हमें इस पर आपको भी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी हो मेरी तरफ से। आप उसका 2-3 दिन इंतजार करें बस, बहुत जल्दी आपके सामने फिगर आ जाएगा, बहुत जल्दी इसका फिगर आ जाएगा। और हमारा गठबंधन नहीं बहुत जल्दी पार्टी से चल रहा है भाई। देखिए रजनीकांत कोई मिश्रा, गठबंधन की बात नहीं है, कांग्रेस आपका गठबंधन 2019 से समाजवादी पार्टी से है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कौन सा गठबंधन कब टूट जाए इसका कोई वो नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं होती है। महाराष्ट्र में शिवसेना लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, अचानक से वो कांग्रेस के साथ में चली गई, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। नहीं, आप ही ने कहा ना कि हम 2019 से गठबंधन में है, मैं चुनाव हार गया था तभी गठबंधन में हूं। अभी आप नहीं कहा, आपने खुद जवाब दिया कि मैं 2019 से सपा के साथ गठबंधन में हूं। मैंने तो अपनी दोनों सीटें गठबंधन में तो आप राजस्थान में भी है ना, कांग्रेस से गठबंधन है आपका। मैंने आपको खुली बात कही कि राजस्थान में मेरा मिनिस्टर है सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, मेरा एक विधायक वहां मिनिस्टर है जी।
किसी ये बातें छुपी थोड़ी ना है, लेकिन हमारा ये कांग्रेस तो से कंफ्यूजन उत्तर चल रहा है ना प्रदेश में कोई सरकार गठबंधन कि नहीं आप है। किसके साथ जाएंगे। आप इधर जाए, अखिलेश से काफी लंबे समय से जैन की मुलाकात नहीं हुई, वहीं टर्मिनल पर हो गई थी ये आप मुलाकात। कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश जी जैन से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई? अखिलेश जी से और जैन जी की अरे भाई बातें हो दोनों रही हैं। मुलाकात होती अभी तो कल आज भी तक तो लोगों एक में एक बातें तस्वीर हुई। सामने आ जाती है। गठबंधन में बातें चल रही हैं, पर्दे के पीछे सकारात्मक चल रही बातें बात चल क्या? रही हैं। आप परेशान ना हो, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या फिगर है। अच्छा, नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं सर, आप मैं एकदम परेशान चिंता नहीं न करें। हूं, मैं तो बस आपको विपक्ष रालोसपा बिखरा हुआ के है सीटों का आकलन आपको इसकी बहुत बात कर रहा जल्दी हूं। मिल जाएगा। अच्छा ये बता बहुत जल्दी दीजिए मिल जाएगा। आपके हिसाब से, रजनीकांत जी आपके जी, जी। हिसाब से, आप एक सवाल सुन लीजिए, आखिरी सवाल है आपसे ब्रेक पर जाने से पहले, आपके हिसाब से कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए और कितनी सीटों पर आप जीत सकते हैं आपके अपने हिसाब से? देखिए, हम इस पे आपको अभी कोई जवाब देना नहीं चाहिए, ये जल्दीबाजी हो। अभी हमारी बातें चल रही हैं, हम देख रहे हैं, दोनों नेता देख रहे हैं कि सीटें कहां ली जाएं, कैसे नहीं ली मैं जाएं, वो क्या बात नहीं की कर जाए। रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आप संगठन के आदमी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, आपने तमाम जिलों का दौरा किया है, 13 जिलों में आपका मजबूत संगठन है, फैक्टर भी सब काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? नहीं मैं अभी इसको मेरे मुझे कुछ कहना अभी जल्दीबाजी हो। हम इसमें आकलन कर रहे हैं कि हम कहां लड़ सकते हैं, कहां जीत सकते हैं, समाजवादी कहां जीत सकती है, कैसे क्या हो सकता है, इस पर बातें चल रही दो नेताओं के बीच में। इसमें अभी हम लोगों को बोलना, वो चाहे सपा के प्रवक्ता बैठे हो, मैं समझता हूं उनको भी ये बातें होंगी कि उनको भी बोलना अच्छा, ठीक जल्दीबाजी। है, ठीक जी, नहीं ठीक है, ये बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि शायद अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रजनीकांत जी कह रहे हैं कि अभी किन किन सीटों पर लड़ना है, किस पर समाजवादी पार्टी का दावा मजबूत है, किस पर आरएलडी का दावा मजबूत है, ये दोनों बैठ करके तय किया जाएगा और उसके बाद ये सीटों का बंटवारा फाइनल होगा। हमारे पास जो खबर है उसमें कई सीटों का पेच फंसा हुआ है। मथुरा की सीट है, बागपत की सीट है, कई सीटें हैं जहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लोग खड़े हो रहे हैं और वो 2-3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। उसके अलावा कितनी सीटें मिलेंगी इसका भी पेच फंसा हुआ है, कब ये सॉल्व होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। सभी देश एवं प्रदेशवासी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भाई दूज एवं छठ हार्दिक शुभकामना। निवेदक प्रवीण सिंह बंटी यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, अनिल झा, संयोजक मिथिलांचल महासभा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल झा जी, भाई क्या मामला है, क्यों अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं तय हो पा रहा है? और दूसरी खबर यह भी है कि आपने पूरी खबर देखी है कि कैसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है कांग्रेस के साथ में जयंत का। जी प्रदीप जी, अभी जहाँ तक सीटों का सवाल है कि सीटों का बंटवारे का फैसला क्यों नहीं हुआ है, तो अभी आपको पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपना दल के एक गुट से था, उसके बाद आरएलडी से 2 साल से लगभग 3 साल से चल ही रहा है। अभी हम लोग के साथ में राजभर जी भी आए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी प्रयास है कि जो और 2-4 छोटे छोटे दल के नेता हैं जिनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में प्रभाव है, जनाधार है, उनको भी हम साथ लाने के प्रयास में। 2-3 नहीं, आप 30, अरे भाई अनिल झा साहब सवाल सुनिए। 2-3 नहीं, आप 30 लोगों से कर लिए गठबंधन और कर भी रहे हैं। तमाम छोटे छोटे दल आपके साथ में है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है जो एक बड़ा दल है आरएलडी, 13 सीटों पर जिसका प्रभाव है और वहीं पर अखिलेश जी का 100 सीटों पर कह रहे हमारा प्रभाव है, तो आखिर ये मामला बनेगा कैसे? देखिए ऐसा है कि अभी आपने कहा कि आप अपनी बातचीत में शुरू किए थे और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना आरएलडी के, उन्होंने भी ये कहा कि 13 जिले में जयंत जी का और उनके पार्टी का जनाधार अभी पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में किसान आंदोलन को लेकर बढ़ा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी इस चीज को नहीं भूल रहा हूँ कि जब अखिलेश जी की और जयंत जी की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बनती है, तभी जाके जयंत जी का और अखिलेश जी का जनाधार और बढ़ता है। दोनों लोगों, मैंने पहले ही कहा कि दोनों नेताओं की अपनी अपनी यूथ में अपने अपने किसानों नौजवानों के बीच में एक जनाधार है, लेकिन जब ये दोनों एक मंच पे आते हैं, जैसे ही दोनों 2019 में दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ, तब जनाधार और बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, और सुन लीजिए अनिल जी, कांग्रेस से जब गठबंधन हुआ था, राहुल और अखिलेश जी साथ आए थे, तो एक कहा जा रहा था 2 युवा साथ में आए हैं। देखिए प्रदीप जी, हर चुनाव में अपना एक गणित होता है, अंक गणित होता है, जो हर दल अपना अपना लगाती है। 2017 में हमने लगाया, हमने जो सोचा था, हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सोचा था, शायद हो सकता है उतना रिजल्ट हमको नहीं मिला, मैं इस चीज को मानता हूं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते,
लेकिन हम कतई ये भी नहीं भूलते हैं कि अगर हमने एक प्रयोग किया तो उस प्रयोग में अगर हमें सफलता नहीं मिली तो आगे हम कोई प्रयोग ना करें या हमें आगे भी असफलता मिलेगी। देखिए, आशावादी इंसान आशावादी होता है। ठीक है, प्रयोग करते रहना चाहिए। हाँ, प्रयोग जीवन में करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत करते रहना चाहिए। लेकिन सवाल वही है अनिल जी, मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, आप कितनी सीट देने के लिए तैयार हैं और जयंत कितनी सीट मांग रहे हैं? क्या इसका कुछ इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? देखिए प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा कि हम 400 सीट पे गठबंधन के साथ जीतेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इस सेंटेंस से बात नहीं बनती है। मैं बता रहा हूँ सर, सवाल सुनिए ना, सवाल बहुत मौका भी आपको पूरा बोलने का, सवाल सुनने का मादा भी रखिए। सवाल ये है, 2014, 2017, 2019 हर बार आप लोग यही कहते रहे कि भाई जनता मन बना चुकी है, हम हारे हैं। कांग्रेस तो 32 साल से कह रही है कि अब की बार हमारी सरकार, लेकिन सूखा पड़ा हुआ है। ये वेग बात करने से बात नहीं बनेगी, कंक्रीट बात करिए। प्रदीप जी, मैं कंक्रीट बात कह रहा हूं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बैठ के कि अगर 1947 में देश आजाद होने के बाद अगर 2014 में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 15 साल 17 साल बाद अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हम तो अभी 5 साल हुए प्रदीप जी। आप घबराते क्यों? आप लोग अभी देखिए ना, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। निचोड़ बात, मैं घबरा नहीं रहा हूं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। घबराना आप लोगों को चाहिए कि लगातार जब चुनाव हार रहे हैं, देखिए हम उसके बावजूद भी विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। अरे सर, आप देखिए, डिबेट का नाम तो डिबेट करते ही रहेंगे। आज हम कैसे मान लें कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हम हार रहे हैं, जबकि आज है हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 4 में से 4 सीट हार जाती है। राजस्थान में भाजपा सफाया हो जाता है। हम कैसे मान लें इन सब चीजों को? ठीक है, वो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। आपके लिए वो खुशखबरी हो सकती है, मैंने आपकी बात मान ली जी। मेरे लिए खुशखबरी नहीं है, ये ग्राफ दिखा रहा है। अब बिहार का चुनाव मत भूलिएगा अनिल झा साहब, आप भी बिहार से ही आते हैं। बिहार का चुनाव मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन बिहार का चुनाव मत भूलिएगा। मैं बिहार के चुनाव को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव की हालत को मत भूलिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस से चुनाव जीत रहे थे। बिहार में नीतीश के चेहरे पे बिहार में एनडीए को जीत मिली है। अगर भाजपा वहां लड़ती तो भाजपा का सफाया हो जाता। उत्तर प्रदेश में नीतीश नहीं है, उत्तर प्रदेश में एनडीए नहीं है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाजपा है और उनके कुछ सहयोगी दल है जो वो भी निकलने के फिराक में है। आप देखिए, ऐसा सुर्खी बनाना और उस पर डिबेट करना एक अच्छी बात है। अभी चुनाव है, सब लोग करेंगे, हम लोग बैठ के अभी इस तरह की डिबेट बहुत से करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 2022 में भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया हराने के लिए, भगाने के लिए। हम लोगों ने नारा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने नारा दिया है, भाग भाजपा भाग, उत्तर प्रदेश से भाग। अब रही बात गठबंधन में सीट की, तो हम लोग कर लेंगे आपस में, हमारा गठबंधन है आरएलडी से, हम लोग कर लेंगे। उनको 50 चाहिए होगी, शायद 40 पे मान जाएंगे, 30 चाहिए होगी 25 पे मान जाएंगे, हो सकता है अगले जी 50 दे दें। ये तो बड़े नेताओं के बीच की बात है, जब दोनों लोग बैठेंगे ये अपने आप हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। अभी हमारा बहुत से दलों से गठबंधन होना बाकी है, हमें सरकार बनाना है प्रदीप जी, सरकार बनाना है, सरकार बनाने के लिए थोड़ा पड़ेगा। ठीक है जी। नहीं, मैं आपसे एक ही अनुरोध कर रहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव अपने लोगों को मंत्रालय तक बांट रहे थे, लेकिन उनका क्या असर हुआ, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, समाजवादी अगर जयंत का, मैं अगर की बात कर रहा हूं, अगर नहीं, ठीक है, हो गया अनिल झा साहब, मैं आपकी बात आऊंगा। अगर मैं बार बार कर रहा हूं, इफ लगा करके, बट लगा करके अगर होता है जयंत के साथ में आपका गठबंधन, तो आपको नहीं लगता है कि नुकसान आप तीनों लोगों का होगा? क्योंकि कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि वो जयंत को जिता सके, जयंत इस हालत में नहीं है कि वो कांग्रेस को जिता सके। तो ऐसे में नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होगा और आप दोनों का होगा, यानी पूरे विपक्ष का होगा। देखिए, समय के अनुसार गठबंधन लाभकारी होता है, समय के अनुसार गठबंधन हानिकारक होता है। 2017 में जो कांग्रेस ने गठबंधन किया वो कांग्रेस की भूल थी। जब आप कह रहे थे कि 27 साल में यूपी बेहाल हो गया, तो आपने गठबंधन कर लिया और उस वक्त कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता गठबंधन नहीं चाहता था। उस वक्त के परिस्थितियां अलग है। आज 2021 की परिस्थिति अलग है, 2022 की परिस्थिति अलग होगी। आज प्रियंका गांधी ने घोषणा किया
कि 40% हम आरक्षण महिलाओं को देंगे, स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10,000 रुपया बेरोजगारों को देंगे भत्ता के रूप में। ये घोषणाएं जो हैं प्रियंका गांधी के बोलने से और पार्टी के घोषणा पत्र में अंतर है। घोषणा पत्र में कोई ज्यादा पढ़ता नहीं था घोषणा पत्रों को और वोट दे देते थे लोग, मगर प्रियंका गांधी के घोषणा पत्र में लाने से और पहले से बोलने से आम पब्लिक के दिमाग में कांग्रेस रच बस गई है। नहीं वो ठीक है, इस वक्त अगर गठबंधन होगा तो वो लाभकारी होगा। कैसे लाभकारी होगा? कैसे जरा मुझे बता दीजिए ना। अजीत चौधरी आप ये सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको ना, 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए थे और चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे, एक भी सीट नहीं मिली थी। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक सीट मिली थी, वो भी भाजपा में शामिल हो गया। आपने बताया सही। ये 2019 और 2017 की परिस्थिति अलग थी जी। अब 5 साल तक भाजपा ने कोई काम किया नहीं है सिवाय कम्युनल मुद्दों पे भाषण देने के, कम्युनल मुद्दों को खोदने से, कम्युनल तरीके से लोगों को गिरफ्तार करने से, कम्युनल तरीके से सारी कार्रवाई करने से। ये अंधे की लाठी एक बार हारती है जी, अब 2 बार हार गई। अंधे की लाठी गुम हो गई 2 बार, अब सबकी आंख खुल गई है। पहले वो जिंदाबाद अंधों की आंखें खुल लग गई, मतदाता की आंखें खुल गई हैं। वो महंगाई वो झेल नहीं पा रहे हैं, वो बेरोजगारी झेल नहीं पा रहे हैं, वो जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सब सब्जी लाने अर्थव्यवस्था आज तो बड़ी छूट जाते हैं। GST सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ है आज 1,30,000 करोड़ का। तो वो है ऐसा कि GST कलेक्शन इसलिए हुआ है कि लोग खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं, इसका मतलब देश आर्थिक तरक्की कर रहा है ना। आर्थिक तरक्की नहीं कर रहा है। आप 100 रुपया डीजल पेट्रोल बेचोगे, आर्थिक तरक्की कर रहा है। चलिए हम अर्थ जगत पर दोबारा से बात करेंगे। आपके पास मैं इस चीज को बता दूं जी कि 2017 का गठबंधन ये घातक था और 2019 में 22 के लिए अगर गठबंधन किया जाता है वो भी समाजवादी पार्टी से नहीं। समाजवादी तो बड़ा संकीर्ण विचारधारा की पार्टी है जो अपने चचा के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। वो दलों से क्या आप देखिए ना, ये देखिए अनिल झा साहब सुन लीजिए, सपा जब चचा की नहीं होती तो बाकी का क्या होगा। अमृता कौर जी, अमृता कुमार जी अजीत सिंह से हमेशा गठबंधन हुआ हाँ, और राजस्थान में पीछे आगे बढ़ रही है जी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को लड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक। अमृता कुमार जी, आपको क्या लगता है कि ये सब संभावनाओं पर चर्चा हो रही है कि अगर आरएलडी और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो फायदा भाजपा को ही होगा? निश्चित होगा, निश्चित तौर पे होगा। वैसे तो चाहे वो सपा के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने भाइयों से जानना चाहती हूँ, मेरे सपा के भाई बैठे हैं, आरएलडी में जो भाई बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहती हूँ, कांग्रेस में जो बैठे हैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जो अभी सपा के जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो जिन्ना प्रेम जागा था, जो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें दुश्मनों की तुलना हमारे शहीदों और महापुरुषों के साथ की थी, क्या ये लोग अरे अमृता कुमार जी, आपको जिन्ना भाग गए हैं क्योंकि जिन्ना आपको वोट दिला रहे हैं। जिन्ना को भी आज रहने दीजिए, जिन्ना पर कल तक बहुत बहस हो गई, हम आज इन दोनों की बात करें जी। अच्छा, चित्रण के अलावा कोई मुद्दा आपके पास नहीं है? नहीं, आप लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या आप लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि जिन्ना की वजह से देश के 2 टुकड़े हुए? क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि लाखों लोग मारे गए थे? आप उसको कैसे कह सकते हैं? आप अपनी बात की राजनीति से देश को बहुत तारीफ करी है भाई जिन्ना की। अडवाणी जी संरक्षक में चले गए थे और आज तक भोग रहे हैं जी। जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है जसवंत सिंह भी आज देखिए भोग रहे हैं, वो संरक्षक मंडल में है जी। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। कैसी मानसिकता होती जा रही है कि एक चुनाव को जीतने के लिए हम एक ऐसे आदमी को बीच में लेके आते हैं, एक समुदाय विशेष को अपने तरफ
आप उनको लेके आते हैं। आपको पता नहीं है जिन्ना के बारे में और संघ के बारे में। अपने बेटे से बेटी से कुछ नहीं बता देगी वो। ये बहस जिन्ना पर नहीं हो रही बात। आप जिन्ना पर बहस नहीं हो रही बिल्कुल भी। प्रदीप जी, आप इन लोगों को इतना कह दीजिए कि ये कोई भी पर्सनल अटैक ना करें। बेटे बेटियों तक ना ठीक है, अमृता कुमार जी, बेटे बेटी एक जैसी है। नहीं पर्सनल अटैक कोई नहीं करेगा, व्यक्तिगत अटैक कुछ भी नहीं होगा। रजनीकांत जी और अनिल झा जी और आप ही सुन लीजिए, कोई भी व्यक्तिगत अटैक नहीं होगा। अमृता कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं सुनूंगी। रजनीकांत जी, व्यक्तिगत वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है क्यों हो रही है हिंदुस्तान में? ना बिल्कुल आप ठीक करिए अमृता जी, ये यहाँ पर ये वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। रजनीकांत जी, अनिल झा जी और अमृता कुमार जी, आप भी आ रहा हूँ अनिल जी आपके पास में। मैं जरा बीडी नकवी साहब के पास जाऊंगा। बीडी नकवी साहब, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि अगर आरएलडी सपा के साथ जाती है तो शायद फायदा हो जाए, क्योंकि अखिलेश का 100 सीटों पर जो अकलियत का वोट है वो मजबूत है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, और साथ साथ में आरएलडी का जो जाट और मुस्लिम का गठबंधन है उससे दोनों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये गठबंधन किसी कारणवश नहीं हुआ तो क्या लगता है आपको नुकसान दोनों को होगा? देखिए ऐसा है, हमारी स्टेट की सियासत को ये जो मिनॉरिटी केंद्रित बात होती है मुझे बड़े अजीब से लगता है। हिंदुस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो तय करेंगे कि स्टेट की डेस्टिनी क्या होगी, इस देश की डेस्टिनी क्या होगी। मिनॉरिटीज का एक लिमिटेड रोल नहीं, लेकिन फिर भी 20% है ना, 19% है ना। बिल्कुल है, लिमिटेड रोल है उनका। बात यह है कि देखिए ये सारी चीजें जो है किसान आंदोलन की वजह से यूनिटी हुई, जो किसानों की, जो जाट भी किसान, मुसलमान भी किसान, ज्यादातर किसान जाट है, किसान, ज्यादातर जाट किसान है ना। सियासत को किसान आंदोलन तय करने जा रहा है, चाहे वो आरएलडी से समाजवादी का गठबंधन हो या कांग्रेस हो, अवाम तय करेगा। कैप्टन अभिमन्यु के कांग्रेस से बाहर जाते ही वो आंदोलन कमजोर पड़ गया है। देखिए आंदोलन कहीं कमजोर नहीं है, आंदोलन जो है काफी इतने साल, कौन सा आंदोलन 11 महीने हिंदुस्तान में चला है मुझे आप बता दीजिए। 70 साल की तारीख में जो आंदोलन भूखे दंगे लोगों लड़ाई अभी गरीब की हो रही है। अच्छा ठीक है, की लड़ाई हो रही है। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आरएलडी का और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो क्या फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए ऐसा है, इस बात को आप ये कहें, ये मैं यही बात कह रहा हूँ, किसान नेता तय करेंगे कि गठबंधन उन दोनों का होगा या नहीं होगा। ये बात राकेश टिकैत और की टीम तय करेगी गठबंधन किसका, आरएलडी से किसका होगा। मतलब दो राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन तय करेंगे। अभी तक समाजवादी पार्टी बड़ा प्लेयर है, ये मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर भी साथ आ गए, उनके साथ अपना दल का भी घटक है और भी पार्टियां। अरे ऐसे तो भाजपा के साथ में तमाम पार्टियां हैं, सावित्रीबाई फुले भी है, निषाद भी है। देखिए अम्बेडकर आए, मायावती जितनी कमजोर होंगी अपोजिशन उसके हिसाब से तय होगा। मायावती कितनी कमजोर होती है ये बात जो है अभी गर्त में है, ये अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पार्टी उनकी खत्म हो रही है, डिक्लीट हो रही है, लीडरशिप उनकी कमजोर हुई है। वो जो वोट है वो किधर मुड़ेगा? वो 15-16% वोट है, ठीक बात, वो किधर मुड़ेगा? ये आपका आंकलन अच्छा है, बिल्कुल मैं बिल्कुल रिबेंडली कर रहा हूँ। बीजेपी स्ट्रांग विकेट पे थी और अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन क्या असर लाएगा? वो कोरोना ने क्या जो है सरकार, लाचार सरकार को देखा है, ये फैक्टर्स हैं। बंगाल का इलेक्शन है, 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। नहीं, पब्लिक किधर जाएगी? हम उन पर बात नहीं कर रहे, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो विपक्ष है ना, बिखरा है विपक्ष, वो मजबूत कैसे लड़ेगा? बंगाल में बिखरा हुआ था, नहीं था? ये बताइए आप। बंगाल में कम्युनिस्ट भी लड़ रही थी, कांग्रेस भी लड़ रही थी, पब्लिक ने जो है वो ममता बनर्जी को जिता दिया। ये बात देखिए ना, पब्लिक क्या करे? लेकिन नकवी साहब, अगर हराना चाहेगी, नकवी साहब सवाल ये है, वहां पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी को वॉकओवर दे दिया था, वो हार करके भी जीत गई, लेकिन यहाँ पर वॉकओवर देने नहीं जानी कांग्रेस पार्टी। देखिए इलेक्शन का जब धारा चलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी गठबंधन हो, किसी भी, अगर जनता चाहेगी बीजेपी को जिताना, सरकार में रहना, बीजेपी जीतेगी। अगर जनता नहीं चाहेगी तो बीजेपी हारेगी। आप गठबंधन किसी बात जनता की नहीं हो रही है, बिल्कुल जनता तो तय करे। हम जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे, जनता ही तय करती है, जनता ही वोट डालती है, लेकिन एक तालमेल होता है ना, एक गणित होती है, राजनीतिक समीकरण होते हैं। देखिए पूंजीवाद और समाजवाद, लड़ाई है अमीर और गरीब की, पूंजीवाद और समाजवाद की। इस वक्त ये हो रहा है कि क्या पॉलिटिकल कंट्रोल
क्या पॉलिटिकल पावर बड़े पैसे वालों पे रहेगा, कारपोरेट हाउसेस पे रहेगा, ये किसान पे रहेगा, गरीब मजदूर पे रहेगा? हम उस पर बात ही नहीं वो हम उस पर बात नहीं करें। आएंगे आपके पास में, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, आखिरी कमेंट के लिए चलते हैं। रजनीकांत मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट 20-40 सेकंड है आपके पास में। क्या होगा, क्या सूरत हाल होगा विपक्ष के गठबंधन का? जी एक बार जरा प्रश्न फिर से दोहरा दें सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के सूरत हाल क्या होंगे जी, विपक्ष का सूरत हाल क्या होगा 2022 में? देखिए, विपक्ष अपनी रणनीति में लगा हुआ है और ढंग से लगा है। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारे गठबंधन पे, जिनसे मेरे गठबंधन की बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी से, हम भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम हैं। हमारी बातें हो रही हैं, हमारे इसमें कहीं कोई ठीक है, बट नहीं है। भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। अनिल झा साहब, आपका फाइनल कमेंट, समय कम है। रजनीकांत जी, समय कम है। अनिल जी। जी प्रदीप जी, 2022 आपका फाइनल कमेंट क्या होगा? मेरा फाइनल कमेंट यही है कि 2022 में भाजपा हारने जा रही है। इस समय प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अच्छा नेता और पार्टी कोई है नहीं। अब जितने भी हमारे सहयोगी पार्टी हैं, जिनका गठबंधन हमारा हो चुका है अभी तक, वो हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो छोटे छोटे दल अभी छूटे हुए हैं, वो भी सरकार में आएंगे। जब सरकार बनेगी, सरकार में आएंगे। सबका एक ही उद्देश्य है, भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ। अब जब भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ, तो फिर समाजवादी पार्टी एक पार्टी है जो भाजपा को भगा सकती है। सब लोग साथ में आएंगे, सब लोग साथ में आएंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है, हो गई। अनिल मोहित साहब जी, हाँ ठीक है। क्या सूरत हाल क्या होगी, सूरत हाल क्या होगा गठबंधन का विपक्ष के, जल्दी से? देखिए, गठबंधन का कोई वो ऐसा चमत्कार नहीं होगा। बस ये चमत्कार जरूर होगा कि जो 2017 में भाजपा थी, वो अपने को अब समझ लगे कि वो नंगी हो चुकी है और उसका खेल खत्म। खेल कर दो। अमृता कुमार जी। और जो इन्होंने अभी अपनी मानसिकता दिखाई है, जिस तरह का इन्होंने कल्चर दिखाया, इनके इसी कल्चर की वजह से 2017 में जनता ने इनको उखाड़ फेंका था। और मैं इतना दावे से कह सकती हूँ कि 100% में से 60% हम हैं, बाकी सब में ये लोग हैं और उसमें भी हम हैं। चलिए, 60 में 100 में 60 हमारा है और 40 में भी बंटवारा, उसमें भी हमारा है। नकवी साहब, फाइनल कमेंट। पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसके लिए मैं एक ही शेर पढ़ूंगा अपना कथा, वक्त लिखेगा कहानी एक नई मजमून की। मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की, तुम बाशिंदे इस मुल्क के तो लाजिम है यही, तुमको करना है हिफाजत कानून की। रूल ऑफ लॉ रहे, डेमोक्रेसी रहे, सोशलिज्म रहे, बस यही अब आपको सोचना है, उसके हिसाब से वोट देना है। चलिए, आप तो अपील कर रहे हैं कि वोट किसको देना, मैं तो आपसे राय मैंने मांग रहा था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के मामला ये कि विपक्ष बिखरा बिखरा जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंट नजर आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से आज नतीजे आए हैं, चुनाव के बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उससे विपक्ष बहुत ही उत्साहित है और उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। लेकिन सवाल यही है कि जो तिनके में बिखरा विपक्ष कैसे करेगा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।